नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ है मेरा मोबाइल नंबर है 98077816। फिर से मैं बता दे रहा हूँ 9807781640। जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी ऑनलाइन क्लास सोशियोलॉजी की जूम ऐप पे सुबह 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और इसके बारे में डिटेल प्राप्त करिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो मॉर्निंग में जूम ऐप पे क्लास लेते हैं उसी क्लास से संबंधित कुछ हम क्वेश्चंस लेके आते हैं वीडियो के थ्रू। और वीडियो में मैं रेगुलर 1 वीडियो आपको देता हूँ सोशियोलॉजी से, और एक वीडियो हमारा यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित होता है। सोशियोलॉजी से संबंधित बहुत सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। अब तक अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। मैं आपको बताना चाहूँगा आज मॉर्निंग में जो क्लास हुई है वो क्लास मॉर्निंग में सामाजिक अवधारणा से संबंधित चल रहा है। मैंने पिछले वीडियो तक मैंने आपको 3 वीडियो मैंने सामाजिक संरचना संबंधित दिया है, चार वीडियो दिया है करीब। और आज मैं संस्कृति के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ इस वीडियो में। चलिए उसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, समाजशास्त्र में संस्कृति शब्द कहाँ से लिया गया है। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि समाजशास्त्र में संस्कृति शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये शब्द लिया गया है मानव शास्त्र से। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। संस्कृति जैसा कि आपको बताया था, संस्कृति क्या है? संस्कृति अब तक का मानव का जो भी सीखा हुआ व्यवहार है वो अपने आप में क्या है? संस्कृति होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव शास्त्र। ओके, तो संस्कृति शब्द कहाँ से आया है? मानव शास्त्र सब्जेक्ट से आया है। वैसे ऑप्शन कौन से हैं? राजनीति शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, संस्कृति। तो संस्कृति जैसा कि मैंने क्या बताया, मानव द्वारा अब तक का जो सीखा हुआ उसका व्यवहार होता है, कार्य करने का जो व्यवहार होता है, वो सब सारी चीज़ें उसकी संस्कृति के अंतर्गत आती हैं, जैसे खान पान, रहन सहन, ठीक है, वेशभूषा, नृत्य आदि चीज़ें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोबर एवं क्लूखॉन ने संस्कृति की कितनी परिभाषाओं का वो संकल्प किया था? ध्यान सुनिए, मैंने कहा क्रोबर एवं क्लूखॉन का ने संस्कृति की कितनी परिभाषाओं का संकल्प किया था? 100, 105, 108, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? इसको डायरेक्ट आपको याद करना है। आपको पता होना चाहिए कि संस्कृति के संबंध में क्लूखॉन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, संस्कृति को परिभाषित करने में क्लूखॉन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 108। ओके, 108 परिभाषाएं इन्होंने संस्कृति के संबंध में दिया था, क्रूबर और क्लूखॉन। आइए नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, संस्कृति केवल पाई जाती है मनुष्य में, पशुओं में, और सी ऑप्शन है ए और बी, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, संस्कृति केवल और केवल मनुष्य में पाई जाती है, ठीक है, पशुओं में नहीं। आपको एक चीज़ मैं और भी बताना चाहूँगा, जैसा कि मैं मॉर्निंग के क्लास में बच्चों को मैंने बताया था, स्टूडेंट को अपने, कि जो भी क्लास कर रहे हैं उनको मैंने बताया था कि संस्कृति ही ऐसी चीज़ है, यानी सांस्कृतिक व्यवहार ही ऐसा है जो विभिन्न प्रकार के मानव के अलावा जो विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, मानव और अन्य जीवों में जो डिफरेंस करने का जो काम है वो काम कौन करता है? संस्कृति ही करता है। यानी सांस्कृतिक व्यवहार की वजह से ही मानव मानव होता है। ठीक है, मानव मानव होगा और मानव पशु ना होकर मानव मानव होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो ये चीज मानवता की जो गुण है ये वो संस्कृति के द्वारा ही डेवलप होते हैं। एक व्यक्ति का जो मानव मानव कहा जाता है उसका जो गुण है वो डेवलपमेंट किससे होता है? संस्कृति के द्वारा होता है। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर, मनुष्य में केवल होता है, पशु और मनुष्य में नहीं। ठीक है, पशुओं में ये चीज़ की कमी होती है, इसलिए वो मानव से भिन्न होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कभी मानव ऐसे सामान्य व्यवहार में, आप व्यवहारिक जीवन में देखे होंगे, जब कभी मानव कोई
उग्रता का काम करता है, जिसमें एक कहेंगे ह्यूमैनिटी नहीं होती है, यानी जिसको व्यक्ति नहीं करता है, जब वो ऐसा कार्य करता है या समाज की अनुरूप कार्य नहीं करता है तो उसे क्या कहते हैं, पशु का दर्जा देते हैं। ठीक है, कि पशु क्या, पशु हो गए हो, जानवर हो गए हो, ऐसे करके। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी किसके माध्यम से होता है। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा संस्कृति का जो हस्तांतरण है, सांस्कृतिक व्यवहार है, उनका जो हस्तांतरण होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो जाता है, वो किसके माध्यम से होता है। तो माध्यम कौन है, पशु के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, मनुष्य के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। यानी मानव को क्या करता है, संस्कृति का हस्तांतरण करता है। आपने बहुत सारी संस्कृतियों में, चाहे पूजा पाठ की प्रणाली हो, चाहे खान पान की हो, चाहे रहने सहने की हो, आदि व्यवहार जो होते हैं, कार्य व्यवहार, वो अपने पूर्वज से ही जनरली क्या करता है, अपने पूर्व के जो व्यक्ति होते हैं या परिवार के जो सदस्य बड़े बूढ़े होते हैं, उन्हीं से आप क्या करते हो, सीखते हो। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। संस्कृति का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी किसके माध्यम से होता है, मनुष्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस किस विद्वानों का संस्कृति की परिभाषा से संबद्ध है। ध्यान सुनिए, मैंने कहा निम्न में से किस किस विद्वानों का संस्कृति की परिभाषा से संबंध है। टाइलर का, मजूमदार, हावेल और ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आपको बताना चाहूँगा टाइलर के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइलर सांस्कृतिक मानव शास्त्र के जनक कहे जाते हैं, यानी मानव शास्त्री, एक अमेरिकन मानव शास्त्री थे टाइलर, जिन्होंने प्रिमिटिव कल्चर नामक बुक लिखी थी और उसमें संस्कृति को बहुत अच्छे ढंग से समझाया भी था। इन्हें औपचारिक जनक भी कहा जाता है, ठीक है, संस्कृति का। ठीक है, तो ये भी आप इनके बारे में थोड़ा लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइए। अधिशावयवी क्या होता है, सुपर ऑर्गेनिक। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिए अधिशावयवी सुपर ऑर्गेनिक, सुपर ऑर्गेनिक कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ध्यान सुनिए, मैंने कहा कि अधिशावयवी यह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, रॉबर्ट लॉबी, ये लॉबी है, लॉनी नहीं है, हॉवेल, ये बी, रॉबर्ट लॉबी। ओके, हॉवेल, स्पेंसर, क्रोबर। तो इसका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया है आपके स्पेंसर महोदय। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये चीज़। तो मैंने आपको क्या कहा, इसका प्रयोग, अधिशावयवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए, आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ये अधिशावयवी है, अधिशावयवी अगर इसका पूछा जाता है तो स्पेंसर ने भी किया है, लेकिन इसका जो सर्वप्रथम, यहाँ पे देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाता है कि अधिशावयवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया था हमारे क्रोबर महोदय ने। ठीक है, उसके बाद समाजशास्त्र में इसका प्रयोग अधिशावयवी का किया था स्पेंसर जी ने। ठीक है, संस्कृति को समझाने के लिए। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, अधिशावयवी। तो आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृति से संबंधित पुस्तक मैन एंड कल्चर किसकी पुस्तक थी। मैन एंड द कल्चर, ये पुस्तक थी हर्ष कोविट्स की। किसकी है, मैंने कहा कि हर्ष कोविट्स, सॉरी, मैन एंड हिज कल्चर ये है हर्ष कोविट्स नहीं, हर्ष कोविट्स की कुछ अलग बुक है, मैन एंड हिज वर्क करके है। ठीक है, मैन एंड हिज कल्चर या हिज वर्क करके ऐसे समथिंग है, तो उसको भी आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये है मैन एंड कल्चर, ये है फ्रेंच बोआस की। ठीक है, और मैन एंड हिज वर्क, मैन एंड हिज वर्क, ये किसकी है, ये है हर्ष कोविट्स की। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़, हर्ष कोविट्स की मैन एंड हिज वर्क और फ्रेंच बोआस की मैन एंड कल्चर। तो ये बुक हो जाएगी। तो मैं फिर से इसको इरेज कर दे रहा हूँ और इसका आंसर लगा देता हूँ जो क्वेश्चंस का है। क्वेश्चन का आंसर क्या है, मैन एंड कल्चर किसकी पुस्तक है, फ्रेंच बोआस की। ठीक है, ये सब सारे फैक्ट हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, अच्छे से इस पर ध्यान दीजिएगा और कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, ये कन्फ्यूजन जो थी वो दूर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉल्फ लिंटन ने, तो इसका आंसर सी, रॉल्फ लिंटन ने संस्कृति के 3 तत्व बताए। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि रॉल्फ लिंटन ने संस्कृति के 3 तत्व बताए। कौन कौन से, सार्वभौमिक तत्व, विशिष्ट तत्व और वैकल्पिक तत्व और ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये आप रट के भी रखिएगा
क्योंकि रॉल्फ लिंटन के संबंध में ये क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको दे दिया है, तो इसलिए इजी रहा है। कभी पूछेगा कि रॉल्फ लिंटन ने के अनुसार संस्कृति के कौन से तत्व नहीं है निम्नलिखित में से, और कोई एक तत्व इसमें दे देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका ऐसे भी बन सकता है, सार्वभौमिक तत्व, वैकल्पिक तत्व, विशिष्ट तत्व और ये सभी। तो इसका सर क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति संकुल, ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा कि संस्कृति संकुल आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित तत्वों का एक जाल है। ध्यान सुनिए, मैंने कहा संस्कृति संकुल आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित तथ्यों का जाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा ये? बेरस्टीड, हॉवेल, विर्डइंगटन, मेलिनोस्की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेलिनोस्की। ये आप डायरेक्ट इसको स्टेटमेंट याद रखिएगा, क्योंकि जो भी नए हैं स्टूडेंट, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी याद करने में, लेकिन जो पुराने हैं वो थोड़ा रट के बैठे हैं, ठीक है, इस सब सारी चीज़ों को तो आप ध्यान रखिए। और अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप गलत करते हैं एग्जाम में, तो आपके लिए ये आप पीछे होते हैं फिर, ठीक है। जो भी नए हैं वो अच्छे से इसको बैठ कर अच्छे से और बार बार सुनकर ये सब सारी चीज़ें आप अच्छे से रट लीजिए, ठीक है। इसे आप कई बार सुनने का प्रयास करिएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चंस। संस्कृति संकुल आपस में, और इससे संबंधित बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं हमारे यूट्यूब पे, आप उनको भी जाके देखिए, ठीक है। जो उनको बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। थिंकरों के संबंध में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हैं। वैसे संस्कृति के संबंध में कुछ क्वेश्चंस कम थे, लेकिन अब मैं और अच्छे से क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लार्क बिशलर ने कहाँ के लोगों पर संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान प्रयोग किया था? ध्यान सुनिए, मैंने कहा कि क्लार्क बिशलर, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है संस्कृति के क्षेत्र में, संस्कृति को परिभाषित करने में। तो इन्होंने कहाँ के लोगों की संस्कृतियों का अध्ययन किया था, और कहाँ के लोगों पर संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान प्रयोग किया था इसका? तो किसने कहाँ के लोगों को किया था? अमेरिकन इंडियंस, रशियन, यूरोपियन इंडियंस। तो इसमें क्या हो जाएगा? रशियन लोगों पर, ठीक है, रूस के लोगों पर संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान प्रयोग किया था संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सांस्कृतिक विलंबना का उल्लेख सोशल चेंज नामक पुस्तक में निम्नलिखित सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किसने किया था? सबको ये अच्छे से मैक्सिमम पता है, ऑगबर्न महोदय ने सांस्कृतिक विलंबना के अंतर्गत सांस्कृतिक विलंबना का उल्लेख सोशल चेंज नामक पुस्तक में किया था। सांस्कृतिक विलंबना होता क्या है, हम लोग यहाँ समझते हैं। सांस्कृतिक विलंबना होता है एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति से क्या हो जाना? पिछड़ जाना। तो ये जो पिछड़ापन होता है उसे कहते हैं सांस्कृतिक विलंबना। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारे ऑगबर्न जो महोदय हैं, वो सांस्कृतिक विलंबना के अंतर्गत दो प्रकार की संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया है। एक होता है भौतिक और दूसरा होता है अभौतिक, ठीक है, अभौतिक। तो ये है भौतिक संस्कृति और अभौतिक। भौतिक संस्कृति में जो होता है ये मूर्त चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, इसमें अमूर्त चीज़ें शामिल होती हैं। अब मूर्त चीज़ों में परिवर्तन समाज में जल्दी होता है, तीव्र होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति में अपेक्षाकृत तीव्र या जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। और जब आपको पता है, जब किसी वस्तु में परिवर्तन तेजी से हो रहा है तो वो आगे चीज़ें क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, आधुनिक होती जा रही है। लेकिन किसी चीज़ में अगर परिवर्तन बहुत धीमे से हो रहा है, कंपेयर टू हो रहा है लेकिन बहुत धीमे से हो रहा है, तो वो क्या होगी? वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? आगे बढ़ने से क्या होंगी? पीछे होंगी। तो इनके बीच में जो गैप होता है या जो पिछड़ापन है भौतिक संस्कृति का, वही कहलाता है सांस्कृतिक आधार पर सांस्कृतिक विलंबना। ओके, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल है, जैसे आपको पता होगा कि एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं और रूल्स भी वहीं पे होते हैं। आपको पता होगा कि वर्कर्स काम करने वाले होते हैं, उसमें अगर देखोगे उत्पादन हमेशा बढ़ोतरी होती है, उत्पादन में हमेशा बढ़ोतरी हो रही है, मतलब उत्पादन में हमेशा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन नहीं होता, साल 2 साल 4 साल बाद ही परिवर्तन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें लगातार दिन प्रतिदिन क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। तो ये क्या है? मतलब चीज़ें नियम के अमूर्त जो चीज़ें हैं उसमें परिवर्तन हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन मूर्त चीज़ जो है परिवर्तन उसमें हो रही है, ठीक है। तो ये पिछड़ापन। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी दो संस्कृति थी, भौतिक और अभौतिक संस्कृति। आप, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आप लिख भी रहे होंगे इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बच्चा, ध्यान सुनिएगा, जब एक बच्चा अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का अनुपालन करना सीखता है, ध्यान सुनिए, जब एक बच्चा अपनी ही सांस्कृतिक परंपराओं का अनुपालन करना सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, जब एक बच्चा अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का अनुपालन करना सीखता है तो उसे क्या कहेंगे? सांस्कृतिक अंतःग्रहण कहते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक विशेष, संगठन, सांस्कृतिक बहुलवाद, सांस्कृतिक अंतःग्रहण। सेंटेंस को ही आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक विलंबना के स्थान पर, देखिए सांस्कृतिक विलंबना के संदर्भ में ही कुछ प्रकार की और विलंबनाएं आई, जैसे प्रौद्योगिकी या तकनीकी आधारित विलंबना आया। तो प्रौद्योगिकी आधारित और तकनीकी आधारित विलंबना, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉल्फ लिंटन, मैकाबरोपेज, मजूमदार, सोरोकिन। तो कौन है? मैकाबरोपेज। ठीक है, ये याद रखिएगा अच्छे से। सांस्कृतिक विलंबना के स्थान पर प्रौद्योगिकी आधारित तकनीकी विलंबना किसने शब्द प्रयोग किया? मैकाबर और पेज ने। इसका मैं उदाहरण एक बताता हूँ। प्रौद्योगिकी के तत्वों, प्रौद्योगिकी के जो भी तत्व हैं उनमें जो होने वाला परिवर्तन होता है, उनके बीच में जो होने वाला पिछड़ापन या एक तत्व के आगे बढ़ जाना अन्य तत्वों के कंपैरिजन में, तो ये जो परिवर्तन, जो अंतर होता है वो प्रौद्योगिकी आधारित विलंबना कही जाती है। एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे आपको पता होगा कि फ़ोन, आपका जो फ़ोन यूज़ करते हो, फ़ोन में आप देखते हो बैटरी। आप ये बताइए कि आपके फ़ोन में क्या फ़ोन पहले जल्दी गड़बड़ होता है कि बैटरी गड़बड़ होती है? बैटरी गड़बड़ होती है तब आपका फ़ोन गड़बड़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका फ़ोन काम करना तब बंद करेगा जब बैटरी कम बंद करे, ये गड़बड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो आप देख रहे हो चेंज किस में हो रहा है? आपके बैटरी में परिवर्तन ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, फ़ोन में नहीं। तो इनके बीच में जो प्रौद्योगिकी आधारित, प्रौद्योगिकी के तत्वों के बीच में जो होने वाला परिवर्तन, जो अंतर है, ठीक है, ये पिछड़ापन है। या बैटरी और इसके कंपैरिजन में दोनों बीच में जो पिछड़ापन है, ये कहलाएगा प्रौद्योगिकी आधारित या तकनीकी आधारित परिवर्तन या विलंबना। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, मैकाबर और पेज के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक प्रसार नामक अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादन किया गया। ध्यान सुनिए, मैंने कहा सांस्कृतिक प्रसार, कई बार हमारे एग्जाम में आया है। सांस्कृतिक प्रसार नामक अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादन किया हेट ने, ये गलत लिखा है, कुछ अलग होगा, पार्सन्स द्वारा, ओपलर द्वारा और रॉल्फ लिंटन द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओपलर महोदय द्वारा। सांस्कृतिक प्रसार, सांस्कृतिक प्रसार में यहाँ पर सांस्कृतिक तत्वों के प्रसार से यहाँ पे आशय है। ठीक है, यानी जब सांस्कृतिक तत्वों में का प्रसार होता है एक समाज से दूसरे समाज या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में, तो वो क्या कहलाता है? संस्कृति आधारित प्रसार या सांस्कृतिक प्रसार कहा जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं इससे संबंधित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉनसन के अनुसार, ध्यान सुनिएगा, जॉनसन के अनुसार संस्कृति के 4 तत्व कौन कौन से हैं? देखिए 3 तत्व तो यहाँ पे दिया है, लेकिन 4 तत्व आपको गेट करना है। 4 तत्व कौन? ये इन्होंने 4 तत्व संस्कृति के दिए थे, इसको भी देखो आपको याद रखना पड़ेगा, ये रटना ही पड़ेगा। ज्ञान और विश्वास, मूल्य, मापदंड, संकेत, ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जॉनसन के अनुसार संस्कृति के 4 तत्व थे, 3 तत्व आपको यहाँ पे दिया है, 4था तत्व अन्य है। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक किसकी थी? तो ये थी, सबको पता है, गिलिन और गिलिन, मैरिल, एल्ड्रिज और आर के मुखर्जी। तो इसका है रविंद्रनाथ मुखर्जी। ठीक है, आर के मुखर्जी। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ में इन्होंने 2 प्रकार के मूल्यों की बात की थी, एक साधन मूल्य, दूसरा साध्य मूल्य, और इसके अलावा भी इन्होंने 3 और भी संस्कृतियों की बात, वैल्यूज़ की बात की थी मूल्यों की। वो था आपका जैविक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य और सामाजिक मूल्य। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू में जैविक, मैं एक सेकंड में इसको इरेज करते हैं, फिर मैं बता दे रहा हूँ। सोशल स्ट्रक्चर में जो बताया था इन्होंने, जैविक, आध्यात्मिक और सामाजिक। ओके, ये सब सारे वैल्यूज थे। चलिए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, आर के मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों और संगठनों को आपस में जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? देखो व्यक्तियों या संगठनों को आपस में जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है? ये कहलाती है सामाजिक नेटवर्क। ओके, हमारी टॉपिक है भी ये, सामाजिक उदाहरण में हमारे टॉपिक है सोशल नेटवर्क। ओके, देखिए जो आपको बताना चाहूँगा कि देखिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं
जो भी मॉर्निंग क्लास कर रहे हैं जूम ऐप पे उनसे बहुत बेहतर तरीके से आसानी से समझ में आ रहा होगा। और अन्य भी हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो भी हैं सब्सक्राइबर, जो भी हमारे देखने वाले हैं यूट्यूबर्स व्यूवर्स, उनका भी सहयोग इसमें मिलेगा, तो वो भी उनका मिल रहा है और लगातार वो भी अच्छे से समझ रहे होंगे ये सब सारी चीज़ें। ओके।